सांसदों के लिए आज रात डिनर का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रहलाद जोशी के आवास पर यह डिनर आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर डिनर पार्टी होगी। एक तरफ जहां पर वोटिंग जारी है, वोटिंग के बाद डिनर की तैयारी कर ली गई है। डिनर से पहले सुबह सुबह नाश्ता भी कराया गया था और नाश्ते के बाद फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां पर बीजेपी यानी कि एनडीए, दूसरी तरफ इंडी अलायंस, दोनों की तरफ से कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। एक तरफ जहां पर विपक्ष से प्रतीकात्मक लड़ाई बताता है, विचारधारा की लड़ाई बता रहा है और लोकतंत्र के लिए लड़ाई बताता है, तो दूसरी तरफ एनडीए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। और इसी जीत के आश्वासन के बीच में एनडीए सांसदों के लिए आज रात डिनर का भी आयोजन किया गया है। प्रहलाद जोशी के आवास पर यह डिनर आयोजित होगा। आदिति मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। आदिति, यानी पूरे दिन का प्रोग्राम फिक्स है, यानी सुबह बढ़िया सा नाश्ता, फिर उसके बाद दिन भर वोटिंग की प्रक्रिया, शाम को नतीजे और डिनर की तैयारी पहले ही कर ली गई है। प्रहलाद जोशी का घर जो है पिछले लगभग महीने भर से, जिस दिन से नाम अनाउंस हुआ था सीपी राधाकृष्णन साहब का, उस दिन से एक शादी का घर बना हुआ है। मैंने कई बार रिपोर्टिंग की वहां से, और आज जब सुबह मैं 7:30-8 बजे वहां से निकल रही थी, तब भी बाहर शामियाने जैसी तैयारी हो रही थी और उनका जो मेन गेट है वहां पे काफी बड़ा टेंट लगा हुआ था। मसलन जाहिर तौर पे जिस दिन से सीपी राधाकृष्णन आए हैं उस दिन से उनको उनके घर पे रखा गया है। जैसे मुझे याद है कि जब पहले राष्ट्रपति जो थे मुर्मू जी से पहले, उनको महेश शर्मा जी के घर रखा गया था, तो लगभग वो जो 1 महीना था रखा, इन द सेंस कि उनको क्योंकि आए हैं, उनको अलॉट होगा वाइस प्रेसिडेंट की बंगला, उससे पहले उनको एक जगह पर जहां से उन पे पूरी भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के नेता उनसे मुलाकात कर सकें। तो इसलिए जब सीपी राधाकृष्णन जी आए यहाँ पे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद वो उनके घर पे रहे। तो एक्चुअली क्या है, पिछले 1 महीने से नाश्ता, खाना और डिनर तो वहां हो ही रहा है, क्योंकि जो कोई भी सीपी राधाकृष्णन साहब से मिलने आ रहा था बतौर कैंडिडेट कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे पता था कि 9 तारीख को शाम को 6 बजे उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा एज वाइस प्रेसिडेंट, तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका स्वागत करने आ रहे थे। तो आज खास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरे एनडीए के सांसदों का जो डिनर है वो होने वाला है उनके आवास पर। तो इसलिए प्रहलाद जोशी के आवास पर आज शादी जैसा माहौल है, शामियाना है, और आज बधाई का तांता होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है कि वो सांसद ब्रेकफास्ट के दौरान जरूर नदारद रहे थे, राजीव प्रताप रूडी और चिराग पासवान, यानी जहां पर पहुंचना था 39 को, वहां सिर्फ 37 पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, और वो भी आपने जो दोनों का नाम लिया वो बिहार से आते हैं, बिहार खेमे का जिक्र कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग सांसद, मंत्रियों के घर पे अलग अलग सांसद पहुंचे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे अगर मैं इसका जिक्र कर लूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सांसद शिवराज जी क्या पहुंचे थे, दक्षिण भारत के सांसद प्रहलाद जोशी जी क्या पहुंचे थे, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पे। पर ये जो 2 सांसद हैं, देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी के लिए तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी आ चुकी है, परमानेंट दूरी है। और जो एक्सपर्ट्स तो ये भी कयास लगाते हैं कि अब दोबारा राजीव प्रताप रूडी जो इतने लंबे दशकों से सांसद हैं, अब वो सांसद की टिकट लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तमाम बातें। ये बात अलग है कि आज वो पार्टी के लाइन एंड लेंथ के साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके के डिफरेंसेस क्रिएट हुए, विपक्ष ने एक तरफा राजीव प्रताप रूडी को वोट किया, कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। अब बात आती है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के लिए भी तरह तरह की बातें निकल कर आती हैं, मांझी जी के साथ, नीतीश जी के साथ, उनकी बयानबाजी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी की लाइन एंड लेंथ के साथ नहीं है। वो उनको पहुंचना था, वो पहुंचने एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर, लेकिन आज जब वो वोट करेंगे इस वक्त वही प्रोटोकॉल, वही डिसिप्लिन के साथ। इस वक्त एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर स्क्रीन पर है, किरण रिजिजू के साथ अखिलेश यादव की चर्चा। अब क्योंकि ऐसे मौकों पर मैंने पहले भी 2 तस्वीरें बड़ी अहम दिखाई और ये तीसरी तस्वीर है। जाहिर है कि मौका होता है बातचीत करने का, मुलाकात करने का। और अदिति, सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि आप तो ऑन ग्राउंड रहती हैं, आप रिपोर्टिंग करती हैं, आपने देखा होगा कि ऑफ साइट रहते हुए इन लोगों के बड़े दोस्ताना संबंध भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग अलग पार्टीज में हैं, अगर आप ऑपोजिशन में हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते हैं, तो आपके दिल नहीं मिले हुए हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह और व्यक्तिगत शिष्टाचार अपनी जगह।
मुझे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बेबाक बोलने दीजिएगा। वैसे तो जिस लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र आप करती हैं, ये वो खूबसूरती है। क्योंकि एक बार फिर मैं उस बयान का जिक्र करूंगी जब अटल बिहारी जी कहते थे कि सत्ता पक्ष के जो मिनिस्टर होते हैं, खासतौर पे संसदीय कार्य मंत्री, उनको तो विपक्ष वाली जगह पर बैठना चाहिए। सत्ता पक्ष इस तरफ बैठता है, विपक्ष इस तरफ। संसदीय कार्य मंत्री वो व्यक्ति होता है जो फ्लोर चलाने का, फ्लोर मैनेजमेंट देखता है। और फ्लोर कब मैनेज होता है? जब विपक्ष मुद्दों पर बहस करे, जब विपक्ष बात करे। और इस तरह की बातों जो संसदीय कार्य मंत्री है वो की है वे लोकसभा राज्यसभा चलने को लेकर। तो अब किरण रिजिजू का अगर ये प्रयास है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जैसे आपने सुबह कहा कि जयराम रमेश से बातचीत करते हुए नजर आए, और फिर आपने देखा कि किस तरीके से अभी जो आप तस्वीरें कह रहे हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जयराम रमेश जी के साथ दिखे, किरण रिजिजू के, और अब कुछ देर पहले आपने कई ऐसी बातों का जिक्र किया। ये आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये नजारा नजर आ रहा है। क्योंकि इसी लोकतंत्र में कहा जाता है कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद तक ना पहुंचे, और मनभेद में भी उस कदर पे ना पहुंचे जहां आप एक दूसरे के चेहरे को ना देख पाए। तो ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, और शायद ये दिखाने की कोशिश भी है, ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ प्रोसेस भी होता है कि संसदीय कार्य मंत्री हो, जो अलाइंड मंत्री हो, जो नोडल ऑफिसर्स हो, उनको ये बताएंगे हम कोई लड़ाई नहीं है, एक चुनाव है, नंबर में तो हम आगे हैं, कॉन्फिडेंस है, और हमको सबको साथ लेकर चल रहे हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं मैसेजिंग की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के परसेप्शन और मैसेजिंग का जो ये पूरी प्रक्रिया है, उसको पकड़ पाना शायद असंभव है। तो कहीं ना कहीं यही तरीका है, पर जो भी है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। ठीक है, बिल्कुल। और क्योंकि मैंने चिराग पासवान का जिक्र किया था, तो उनके पिता के कुछ धार्मिक अनुष्ठान हैं जिसकी वजह से वो सुबह नाश्ते में शामिल नहीं हो पाए। बहरहाल बिल्कुल, राजनीति में देखिए जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो उसके मायने भी पढ़ने पड़ते हैं, और साथ ही कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी सामने रखना होता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ रत्नाकर जी, फिर अखिलेश यादव जो अभी बड़ी अच्छे से मुलाकात किरण रिजिजू साहब से कर भी रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है और फिर उसके बाद बर्बाद कर देती है। और जाहिर है कि वो बात जगदीप धनखड़ साहब को लेकर ही कह रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ साहब आउट ऑफ पिक्चर होने वाले, भले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इस पूरे नैरेटिव खेल में वो अभी भी सेंटर में खड़े हुए नजर आते हैं। क्या ये सवाल बीजेपी से बार बार नहीं पूछा जाएगा, जो अभी भी पूछा जा रहा है कि बताइए तो साहब हुआ क्या? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो ये भी कह रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी बहुत झूठी पार्टी है, बेईमान पार्टी है, इसको वोट मत करना। तो ये जो नेता लोग हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं। निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ जी ने लिखित रूप से अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही थी। और मैं दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारी प्रक्रियाओं में साफ तौर से नजर आ रहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। अभी आपने अपने चैनल पे भी चलाया कि जीत के बाद प्रहलाद जोशी के घर पे रात्रि भोज का जो आयोजन, जो डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, ये भी हमारी जीत का एक और कदम आगे बढ़ने की तरफ है। निश्चित रूप से 2022 में जिस तरह से एनडीए एक प्रचंड वोट से उपराष्ट्रपति पद जीता था, उसी प्रकार जो है ये भी 2025 में भी उपराष्ट्रपति पद का जो है प्रचंड वोट से जीता जाएगा, निश्चित है ये। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेता अभी आरोप लगा रहे थे यहाँ पे और कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ। अगर ये टेलीविजन चैनल पे बैठ करके पूछते हैं जगदीप धनखड़ जी कहाँ है, तो निश्चित रूप से मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप जयराम रमेश जी को कह दीजिए वो दिल्ली में ही बैठे हैं और जाकर के जगदीप धनखड़ जी के यहाँ जाकर मुलाकात करें। वो तभी भी दिल्ली में थे, हो सकता है कुछ धार्मिक कार्यों से बाहर गए हों, लेकिन फिर भी दिल्ली में आए और बातों बाकायदा उन्होंने राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति जो बंगला उनको अलॉट हुआ था, वो अभी उनको वो इस्तीफा देने के बाद वो खाली करना था, तो उन गतिविधियों में वो लिप्त थे। और आज भी आप जाइए, फोन उठाइए, उनको फोन करिए, मिलिए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ भ्रम जाल फैलाने का काम करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और वह अपने पद पे नहीं रहना चाहता है तो उसके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा।
और अब अगली प्रक्रिया जो है नए उपराष्ट्रपति के चयन की, तो वो भी चयन का जो है आज देखिए 6 बजे जो है वो नतीजा भी घोषित हो जाएगा और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी भी तय हो जाएंगे और रात की डिनर पार्टी भी होगी। ठीक है। प्रशांत रायकवार साहब, फिर सचिन पायलट आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये चुनाव हो क्यों रहा है, ये चुनाव बेवजह हो रहा है। एक तरफ आप लोग सर लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में सवाल ये पूछते हैं कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अब अगर आप बेहतर तरीके से इस विरोधाभास को समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए, मैं एक पूर्ववर्ती कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रह चुका हूँ आप ही की तरह, और एक प्रक्रिया के तहत रेजिग्नेशन दिया जाता है, इस्तीफा जो भी आपका मैनेजर होता है आप उसको देते हैं, फिर वो एक्सेप्ट होता है, फ्लो करता है। सिमिलरली अदिति जी अभी बहुत अच्छी बात बोल रही थी। सिमिलरली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर के अपना इस्तीफा देते हैं, लिखित रूप से देते हैं, और फिर राष्ट्रपति उसको कैबिनेट को भेजती है संस्तुति के लिए, और अप्रूव होने के बाद उनको पदमुक्त किया जाता है। जो घटनाक्रम हमारे सामने आया मीडिया के द्वारा, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, जो आया वो सामने है, सबके सामने कि एक 4:30 बजे तक वो सदन में थे, तत्पश्चात 8:30 बजे एकदम से उन्होंने एक सोशल मीडिया साइट के हवाले से रायकवार साहब, मीडिया ने तो खबर बताई ना, उस खबर में खबर निकालने का काम तो आप लोगों ने किया ना। धन्यवाद पूर्णिमा जी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जब जो सामने आएगा उसी को हम एनालिसिस तो उसी का कर सकते हैं ना। जो हमें सूट करे, हम उसमें से उस खबर में से खबर अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से निकाल लेते हैं सर। यही कर रही है ना कांग्रेस। मैंने ये पूछा सर, सुनिए, मैंने ये पूछा, ठीक है मैं समझ गई कि जगदीप धनखड़ की तरफ से जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, आपको लगता है कि वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुआ, वेल टेकन, मैं मान लेती हूं आपकी बात। लेकिन फिर उसके बाद ये कहना कि ये चुनाव क्यों हो रहा है, तो अगर ये चुनाव क्यों हो रहा है आपके मन में सवाल है, तो अपने प्रत्याशी को ना उतारते। अगर आपको इस प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है तो अपने प्रत्याशी को क्यों उतारा? वो प्रत्याशी आकर अंतरात्मा की आवाज को जगाने की बात क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि नंबर गेम आपके पास नहीं है, वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव की नोटिफिकेशन हो गई और उसको मान लिया गया, जो भी हुआ इस्तीफा हुआ है, जो भी उसको मान लिया गया कि इस्तीफा हो गया और पदमुक्त हो गया उपराष्ट्रपति का पद, तो देश के अंदर उपराष्ट्रपति का पद पदमुक्त नहीं रह सकता, प्रथम बात। दूसरी बात, उसकी प्रक्रिया होगी चुनाव की, और उस चुनाव में आपको प्रत्याशी उतारना ही पड़ेगा। आपके पास नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं सचिन पायलट ये चुनाव क्यों हो रहा है? अब तो हो रहा है ना, आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वो चुनाव की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इट इज अ मॉरल क्वेश्चन। तो आप तो बहुत चीजों का बॉयकॉट करते हैं सर। बिल्कुल, और हो सकता है आने वाले समय में आगे भी बिहार में जिस प्रकार से चीजें चल रही है, बहुत चीजों का बॉयकॉट करना पड़े पूर्णिमा जी। मैं आपके चैनल पे सामने से बोल रहा हूँ आपकी बात पे, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप आधार को मानिए 12वां डॉक्यूमेंट, हालांकि उसको सिटीजनशिप का प्रूफ मत मानिए। 2 बार उन्होंने सलाह दी चुनाव आयोग को, लेकिन उस सलाह को नहीं माना चुनाव आयोग ने। तो आगे क्या होगा ये तो भविष्य गर्भ में है ना पूर्णिमा जी। ठीक है, आदिति कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिति, मैं बस उनसे पूछना चाह रही हूँ, एक बार खुलासा कर दीजिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? क्योंकि प्रचार चालू है, पर एसआईआर होता है तो आप मना कर देते हैं, नहीं लड़ेंगे, फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं। आपकी वो इंडिया गठबंधन में एकजुटता भी नजर नहीं आती। मैं तो खबर ढूंढ रही हूँ सर कि चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन बिहार में या नहीं। I really appreciate the kind of spirit that you have। बहुत ही सही बात आपकी पूछी। हम बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पूरी तैयारी गठबंधन की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच रास्ते में विड्रॉ नहीं कर रहे आप इस जो एसआईआर के मुद्दे पर। नहीं आदिति, बट लॉजिकली एसआईआर के मुद्दे पर आपको विश्वास है या नहीं है? चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, बट लॉजिकली उसमें फिर आदिति तेजस्वी यादव आते हैं, एक शिगुफा छेड़कर चले जाते हैं, कहते हैं कि अगर बॉयकॉट करना पड़े तो हम बॉयकॉट, और ये भी पता है कि वो भी करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि चुनाव तो होना ही है, चुनाव तो होना ही है। जिससे वो रिएक्शन जनता का देख लें। रिएक्शन चाहिए था उनको। बिल्कुल ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पूर्णिमा जी, बस 30 सेकंड दीजिए। आदित्य जी ने बहुत सही बात बोली कि रिएक्शन लेने, देखिए राजनीति में जनता का रिएक्शन तो देखना पड़ता है ना आदित्य जी। अब आप देखिए, आपने 1 महीने में प्रहलाद जोशी जी के घर के बाहर के नाश्ते से लेके लंच से लेके डिनर सबको नोटिस किया ना, दिल्ली में रहते हुए, तो आपने भी तो कहीं ना कहीं वॉच किया ना कि होने वाले भविष्य
जी, तो आपने गौर किया ना अपने जॉब के अंदर ही कि क्या होने वाला है, क्या चीजें जा रही है। ऐसी हमारा भी काम है राजनीति में, गौर करना पब्लिक। कल रायकवाड़ साहब, कल राहुल गांधी जी को भी नोट करने की बड़ी कोशिश की, बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन राहुल गांधी जी को भी कल नोट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुश्किल हो गया था। फिर चलिए आखिरकार नोट कर ही लिया राहुल गांधी को। अभी भी उनका इंतजार है कि कब आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट डे है। पहले की उम्मीद थी सर उनकी थोड़ा जल्दी आएंगे, लेकिन व्यस्तताएं संभवतः हो सकती हैं, खैर, और उसको मानकर हम चलते हैं। जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया आगे ले लेती हूँ। सर्वेश जी भी मेरे साथ हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है ब्रेक का समय होने वाला होगा। सर्वेश पाठक जी, ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप सब एक हिस्सा, लेकिन आज का दिन ओवरऑल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे सत्र चल रहा था और सत्र के बीचों बीच इस्तीफा होता है। ऐसे में उस पद की जरूरत सदन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जाहिर है कि आज का उपराष्ट्रपति चुनाव देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इंतजार रहेगा नतीजे का भी। देखिए पूर्णिमा जी, मैंने अभी सभी को सुना, फिर चिराग पासवान की बात की गई, तो देखिए अभी जो पितृपक्ष आरंभ हो गया है, और पितृपक्ष में जो बिहार के लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को तर्पण करके उनको ये करते हैं। तो मैं भी चिराग पासवान अगर उसमें बिजी होंगे, उनके पिताजी का बताया मैंने सर्वेश वो, हाँ, की तिथि पिताजी के धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े उनको कार्यक्रम, उनको उसमें सम्मिलित होना था। जी, नंबर गेम अगर देखा जाए तो 439 वर्सेस 327 डिफरेंस जो आ रहा है, 112 एमपी का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने वोट बोगस साबित होंगे या अंतरात्मा की आवाज, और चिराग पासवान का 5 एमपी का भी अगर आप हटा दिया जाए तो फिर भी 107 एमपी ऐसे हैं जो डिफरेंस है। तो इसमें दूर दूर तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है, ये बार बार मैं भी ये अचंभा हूं कि उपराष्ट्रपति जी को गाइड कर दिया गया। अरे जब तक वो अभी जाके अपने आवास से, मैंने देखा था कि शायद वो खाली कर दिए हैं और किसी दूसरे, जब तक उनको अलॉट नहीं हो रहा है, दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं। आप जयराम रमेश हो या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी थे, क्यों नहीं जो उपराष्ट्रपति का आवास था वहां पे जाके मिलने की कोशिश की। जब उन्हें मना कर दिया जाता तब वो मीडिया में आके